नाज़रीन, गुज़िश्ता साल नवंबर में नेतन याहू के वारंट गिरफ्तारी ने जारी किए थे और लेकिन हंगरी के वज़ीर आज़म ने उन्हें दौरे की दावत दी थी। अब नेतन याहू हंगरी पहुँच गए हैं। बैनुल-अक़वामी अदालत के वारंट गिरफ्तारी की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। बुखारी साहब, अब जिस तरह से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और हंगरी ने पहले इन्वाइट भी किया, अब वो वहाँ पर पहुँच गए हैं और फौजदारी अदालत से निकलने का ऐलान भी किया हंगरी ने, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए मेरे ख्याल से ये मिथ के उनको जहाँ भी वो जाएंगे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं। और वारंट गिरफ्तारी जो है वो किसी मामूली जुर्म पर नहीं है। आपको पता है दैट्स ए जेनोसाइड। बिल्कुल, जेनोसाइड इज़ द वर्स्ट ऑफ क्राइम्स दैट यू कैन इमेजिन। और वो ये नहीं कि किसी ने रिटेलिएशन में जस्ट लाइक दैट, उसकी प्रोसीडिंग्स महीनों चली थी, अगर आपको याद बिल्कुल। और दुनिया के बड़े बड़े ब्रेन्स वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने अब अगर इस तरह से हंगरी जैसा मुल्क जो है वो इसकी वायलेशन करेगा, और चूंकि उनको पता था कि वायलेशन करने के नतीजे में उनकी रुकनीत मनसूख हो जाएगी, उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम छोड़ रहे हैं जी। ये भी रविश ठीक नहीं है। अच्छा। ये इंसानियत के उस कातिल के जुर्म को न सिर्फ माफ़ करने बल्कि उसको शह देने के बराबर है कि वो जो कत्लेआम कर रहा है, वो जो जेनोसाइड कर रहा है, उसको वो जारी रखे। इसके ऊपर दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूनाइटेड नेशंस, लाइक OIC, लाइक अरब लीग, जितनी भी हैं, चाहे शंघाई कोऑपरेशन तंजीम जो है, वो इन सब को रिएक्ट करना चाहिए। ही शुड नॉट हैव ए फ्री लाइसेंस टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। उसके कंधों के ऊपर 60,000 लोगों का कत्ल है, 2-2.5 लाख लोगों को माजूर करने का, जख्मी करने का जुर्म है, गजा को कब्रिस्तान बनाने का जुर्म है। जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल एड कम्युनिटी थी वहाँ पर, उनके लोगों को रुथलेसली कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है उसने। वो एक कातिल है, इंसानियत का कातिल है। उसको तो कहीं पनाह मिलनी ही नहीं चाहिए, डूब मरना चाहिए मेरे ख्याल से हंगरी की क़यादत को, और भेजनी चाहिए उनके ऊपर, सुबह से शाम तक तबर्रा करना चाहिए हंगरी की लीडरशिप के ऊपर, जिसने ये अहमकाना, घटिया, जलील फैसला किया है। एक तो ये है, और जिन्होंने इसको एंडोर्स किया, जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज ना किया, उनके ऊपर भी मैं और आप तसलसल ये हमारा वादा है। एक तरफ तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जी इसराइल फिर कोशिश कर रहा है हमास को थ्रेटन करने की कि हमारी कंडीशंस के ऊपर आप यानी गजा खाली कर दें, बिल्कुल भाग जाए यहाँ से। अब उसके नतीजे में एक रिएक्शन तो हमास का ये आया है कि ओके हेल विद यू, हम ना आपकी ये तजवीज़ मानते हैं, ना हम इसका जवाब देंगे आपको। वो जो ओरिजिनल तजवीज़ थी दूसरे मरहले की जंगबंदी की, उसके ऊपर ही अमल होगा। तो ये जो टग ऑफ यानी बैटल ऑफ वर्ड्स जो है इसराइल की तरफ से। बुखारी साहब, जिस तरह से हमास ने भालिया तजवीज़ पर इवन जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा, तो अब आगे हालात जो हैं फिर गजा के लोगों के लिए और कशीदा हो जाएंगे। देखिए ये तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, लेकिन देर से बोले हैं लेकिन अच्छा बोले हैं। उर्दन के जो शाह हैं उनका जो बयान है, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनियों की नकल मकानी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। बिल्कुल। दूसरा उन्होंने कहा कि अल-कुद्स में इस्लामी और ईसाई मुक़द्दस मकामात पर हमले कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। तो इट्स ए वार्निंग सिग्नल। उन्होंने कहा है कि 2 रियासती हल के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है गजा के क्राइसिस का। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत देर से बोले हैं लेकिन बोले ठीक हैं। और एक चूँकि वक्त कम है, बात करनी चाहिए। वो कहते हैं कि जी ईरान को, इसराइल कहता है कि हम एटमी कुव्वत नहीं बनने देंगे। ये अमेरिका का भी एजेंडा है, इसराइल का भी एजेंडा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आई कि इन्होंने ये कैसे अज्यूम कर लिया है कि वो एटमी ताकत बनेंगे इनसे पूछ के। ओ भाई मेरे, भारत बना था, एटमी ताकत पूछा था उन्होंने, पाकिस्तान बना था, हमने पूछा था किसी से? तो जिसने बनना है उसने तो बनना है। अंधे हैं ये, इनको इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम नजर नहीं आता। बिल्कुल, और वो ये भी बात कर रहे हैं कि तेहरान और दरमियान बिलावास्ता बातचीत के हवाले से जो है वो इशारे मिल रहे हैं। देखिए बातचीत करने के लिए ईरान ने कभी मना नहीं किया है। ईरान सिर्फ ये कहता है कि धमकी, धौंस और थ्रेट के तहत बातचीत हम नहीं करेंगे। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि UAE के तहत जो है मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं अमेरिका के साथ। किसी न किसी मंतकी नतीजे पर पहुँचना पड़ेगा, वरना इस खित्ते में जंग के बादल जो है मुंडला तो रहे हैं, शोले भड़कते दिखाई दे रहे हैं मुझे कि अगर अमेरिका ने और इसराइल ने होश के नाखुन ना लिए और
اپنی اس اندھی فتوحات کے سلسلے میں ایران سے پنگا کر لیا تو پھر اس کی قیمت چکانی پڑے گی. بخاری صاحب ہم نے دیکھا کہ اسرائیل پہلے بھی حماس کو دھمکیاں لگاتا رہا اور کہ ہم غزہ پر حملہ کریں گے جب مذاکرات بھی چل رہے تھے. اب جس طرح سے ایک پیشکش کی گئی وہ حماس کی جانب سے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے جواب دیا گیا ہے کہ ہم اس کا جواب بھی نہیں دیں گے. تو بخاری صاحب پھر آگے تو منظرنامہ بہت زیادہ خطرناک بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسرائیل جو دھمکی لگاتا ہے وہ کرتا ہے, اب خالی دھمکیوں تک تو بات نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک صورتحال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ڈیم اف یو ڈو ڈیم اف یو ڈونٹ. اگر اسرائیل کی تجویز مان بھی لی جائے سپوزڈلی, جو کہ ناممکن ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ اسرائیل وہاں رک جائے گا؟ اسرائیل نے تو وہ آبجیکٹیو اچیو کرنے ہیں جو لے کے وہ بیٹھا. ہی وانٹس ٹو کیپچر انٹائر پیلسٹینین لینڈ. ہی وانٹس ایوری لاسٹ پیلسٹینین ٹو بی کلڈ. کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا اس کی اجازت انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینی چاہیے؟ آپ دیکھیں بات غزہ سے شروع ہوئی تھی, جی پھیلی لبنان تک, لبنان سے وہ شام میں داخل ہو گئی ہے. بالکل آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل وہاں کیا کر رہا ہے. بالکل اسرائیل لیکن جو وہ کچھ کر کہتے رہا ہیں ہے نا وہ کہ جب عالمی آپ طور پہ ایک بخاری سے صاحب زیادہ یقینی طور پہ دشمنوں سب سے کو پتہ ہے. بہت پنگا لے شکریہ لیتے آپ کا. ہیں تو اس کی قیمت پھر چکانی پڑتی ہے.